आइए आप सबको नमस्कार। कल हम लोगों ने जीर्णोज्वर और हाइपरटेंशन के बारे में चिकित्सा से संबंधित कुछ चर्चा की थी। आज फिर हम जो कुपोषण जन्य व्याधि हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। आज बेरी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर परेश मन्या जी, रेखा वर्मा जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव, पंकज जी, परेश मन्या, प्रिया दीक्षित, जवाहर राणा जी, चैताली सिंह ने, योगेश महाजन जी, मिश्रा कृष्ण सागर जी, सुनील रातौरी जैसे हमारे चिकित्सक, सुधी चिकित्सक समय के पाबंद हैं। बिल्कुल समय पर आज आप उपस्थित हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। कुछ प्रश्न पहले ले लेते हैं। डॉक्टर विजय सैनी का प्रश्न है, क्या शोधन के साथ साथ शमन चिकित्सा दे सकते हैं या संसर्जन क्रम के बाद ही देनी चाहिए? मेरे हिसाब से चिकित्सक के होने के नाते शोधन के साथ साथ शमन औषधियाँ भी देना प्रारंभ कर देना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से तो यह है कि संसर्जन क्रम करने के बाद औषधियाँ देवें। सोरियासिस का पेशेंट है, उसको बहुत तकलीफ है, बहुत कंडू है, बहुत खुजली है, और आपका वमन विरेचन जो है 22 दिन बाद कंप्लीट होगा और उसके बाद शमन औषधियाँ देंगे तो निश्चित रूप से वो उचित नहीं है। इसलिए संशोधन के साथ आप संशमन औषधियाँ दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिस दिन आपको वमन कराना है उस दिन और 2 दिन और, या जिस दिन विरेचन कराना है उस दिन और 2 दिन और, ऐसे 3 दिन वमन के दौरान और 3 दिन विरेचन के दौरान आप औषधियाँ न दें। बाकी संसर्जन क्रम के दौरान, आभ्यंतर स्नेहपान के दौरान आप औषधियों को दे सकते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, इन्होंने पित्त प्रधान जो रोग होते हैं, क्या उसमें दीपन पाचन के लिए पंचकोल दे सकते हैं, क्योंकि पंचकोल उष्ण स्वभाव का है? तो देखिए, पित्त प्रधान में भी साम पित्त पहले होता है, तो उस पित्त को, साम पित्त को निराम करने के लिए पंचकोल दिया जा सकता है। लेकिन पेशेंट पित्त प्रकृति का हो, पित्त बहुत दोष बढ़ा हो और ये संभावना हो कि पंचकोल के देने से तकलीफ हो सकती है, तो दादी मास्टर चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण 5-5 ग्राम दिन में 2 बार 4-5 दिन दे दें। लघु आहार सेवन कराएं ताकि निरुपस्थम आपको प्राप्त हो जाए। इतना ध्यान आपको देना चाहिए। डॉक्टर आर सिंह चहल, बीपी में रक्त मोक्षण कितना लाभदायक है? बीपी में रक्त मोक्षण निश्चित रूप से लाभदायक है, क्योंकि ब्लड को निकाल देने से जो अंदर का जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत कम होगा। तो निश्चित रूप से सिराभेद के द्वारा यदि रक्त मोक्षण किया जाए तो निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर में फायदा होगा। चैतली सिंह ने, इन्होंने प्रश्न किया है, वेट गेन, मसल्स स्ट्रेंथ करने के लिए कई बार जो जिम में जाते हैं लोग, वो प्रोटीनस सब्सटेंस अलग से लेते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में ऐसी क्या चीज़ है जिसको लेने से प्रोटीन की कमी पूर्ति हो सकती है जो जिम में जाते हैं? इसके लिए आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार, 5 ग्राम दिन में 2 बार पानी के साथ भोजन के पहले दोनों टाइम पेशेंट को दें। साथ साथ में च्यवनप्राश 5 ग्राम दिन में 2 बार, ब्राह्मी रसायन का सेवन करें, इससे ही प्रोटीन और सब्सटेंस पूरा मिल जाते हैं। आंवला के योग, जैसे आमलक आदि रसायन है, जैसे मैंने पहले बताया, इसका प्रयोग पेशेंट में करना चाहिए। इसके अलावा हमारे डाइट में सुधार कर सकते हैं। जो प्रोटीन और सब्सटेंस हैं, दालें हैं, सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनकी मात्रा बढ़ा दें तो निश्चित रूप से पेशेंट को उतना ही लाभ प्राप्त होगा। भारत ठोक, डॉक्टर एसाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। एसाइटिस, जलोदर जिसको कहते हैं,
अगर प्रारंभिक अवस्था में पेशेंट आ जाए तो निश्चित रूप से जलोदर को पूर्ण रूप से आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब वो बार बार पानी निकला चुका होता है फिर आता है पेशेंट, तो उसमें ठीक लगने में 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना भी लग सकता है, लेकिन ठीक जरूर होगा यदि आपने लगातार दवाई दी। इसमें निश्चित रूप से दीपन, पाचन, उष्ण, तीक्ष्ण, क्षारयुक्त, मूत्रल औषधियाँ देना है। त्रिफला, गोमूत्र, आश्वरिष्ट में तक्रारिष्ट, इस प्रकार की औषधियाँ देना है। अपाम दो शरण्यादो प्रद्याद उद्गोदरई है, मूत्रयुक्तानि तीक्षानि विविध क्षारवंति चा, दीपनीय है कफग्नि से तम हारयोपाचरेत, द्रव्यभ्योच्चावदकादिभ्यो नियच्छेद अनुपूर्वसाह। तो अब दोष को हरने वाली जितनी चिकित्सा वो करना है। इसमें प्रारंभ में आप त्रिकटु चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार दें दीपन पाचन के लिए। और जैसा मैंने बताया क्षार का सेवन कराना चाहिए, तो इसमें श्वेत परपटी 250 मिलीग्राम, यवक क्षार 250 मिलीग्राम और जलोदरारी रस 60 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसी दिन में 2 पुड़ियाँ दीजिए। प्रारंभ में पतली टट्टियाँ होंगी, मोशन होगा, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक योग में हमेशा अनुभूति योग बताता हूँ सबको। अजवाइन ले लीजिए करीब 250 ग्राम, और इसमें बकरी या बकरे का मूत्र इतना डालिए कि अजवाइन डूब जाए। फिर उसको रात्रि भर रखा रहने दीजिए, इससे अजवाइन फूल जाएगी। पश्चात इसको सुखा लीजिए। सुखाने के बाद बारीक चूर्ण कर लीजिए, और ये आधा चम्मच से 1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को दीजिए। अब देखिए कितना वैज्ञानिक है ये। किसी मेरे को संत महात्मा ने बताया था ये योग, लेकिन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, अपाम दो शरण्यादो प्रद्याद उद्कोद मूत्रयुक्तानि तीक्ष्णानि विविध क्षारवंति चा। अब देखो दीपन, पाचन, अजवाइन हो गया, मूत्र से आपने सिद्ध कर दिया, तो क्षार आ गया उसमें, मूत्र का प्रभाव वो आ गया। बाई द वे यदि ये न मिले बकरी का मूत्र, बकरे का, तो गोमूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुभूति योग है। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी लिप 52 DS या और भी कोई लीवर की अच्छी दवा आपके जो आप लिखते हो, प्रिस्क्राइब करते हो, तो उनको आपको देना चाहिए। इस तरीके से जलोदर का ट्रीटमेंट। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ये हुआ किस कारण से है। रुद्ध्वा सोदाम्बुवाहानि दोषाः स्रोतांश संस्था प्राणाग्नि अपान संदूष। प्राण, अपान, अग्नि, इनके विदूषण से, इनके दूषित हो जाने से जलोदर होता है। यह तो कार्डियक ओरिजिन होगा, या लीवर ओरिजिन होगा, या किडनी की डिसीजेज होंगी जिसकी वजह से जलोदर होता है। तो कारण को देख करके फिर ट्रीटमेंट आपको देना है। प्रयास करें कि कम से कम पानी पिलाएं, दुग्ध पर रखें पेशेंट को। शास्त्र के अनुसार तो 6 माह तक दुग्ध में रखना चाहिए, और शेष 6 माह में लघु आहार का, जैसे मूंग की दाल आदि का सेवन कराना चाहिए, और साथ में दवाओं का सेवन कराएं। पानी, अन्न बिल्कुल नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी पेशेंट की आवश्यकता अनुसार बहुत भूख लगे तो थोड़ा बहुत दे दें, अन्यथा दूध पर ही इसको रखना चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में जानना चाहा है भारत जी ने। कल मैंने डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में बहुत डिटेल बताया था। आज अच्छा आपने प्रश्न किया। न्यूरोपैथी, आपने देखा होगा जो डायबिटिक होते हैं उसके हस्तपाद में हमेशा जलन रहती है, दाह रहता है, दाह युक्त वेदना, वेदना कम लेकिन जलन ज़्यादा। और तमाम आप पित्त नाशक दवा दें, लेकिन फिर भी वो आराम नहीं मिलता, क्योंकि इट इज़ ड्यू टू दी डायबिटीज़। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। उसके लिए बसंत कुसुमाकर 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम, ये पुड़ियाँ बना करके पेशेंट को दिन में 3 बार चटाएं। और इसके अलावा जो जलन हो रही है उसके लिए चंद्र प्रभावटी
2 गोली दिन में 2 बार, टैबलेट नियो 2 सुबह 2 शाम को, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो शुद्ध शिलाजीत बहुत अच्छा काम करेगा। ये डायबिटीज़ में भी काम करेगा, न्यूराइटिस में भी काम करेगा। तो 500 मिलीग्राम दुग्ध में घोल करके दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। चंदन वाला आच्छादित तेल से अभ्यंग करें, तलवे में अच्छी अभ्यंग करें, और अभ्यंग से काफ़ी रोगी को आराम प्राप्त होता है। आइए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। प्रवीण शर्मा जी, इन्होंने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहा है। जैसा आप जानते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये कष्टसाध्य और असाध्य श्रेणी की व्याधि है, ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ऑटो इम्यून जो विपरीत होता है तो वो अपने ही शरीर के टिश्यू को विपरीत घातक परिणाम देता है, और ये भी व्याधि ऑटो इम्यून जन्य है। इसमें सबसे पहले ये देखें कि ये क्रॉनिक है कि एक्यूट है। अगर 1 माह के अंदर आ गया तो उसको एक्यूट की श्रेणी में रखें, और 1 माह के बाद आता है तो उसको क्रॉनिक श्रेणी में रखना चाहिए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, अगर एक्यूट अवस्था में है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसमें बाह्य अभ्यंग वर्जित है, क्योंकि उससे बढ़ सकता है, तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन क्रॉनिक है तब उसमें बाह्य अभ्यंग कर सकते हैं, पत्रपिंड निषेध कर सकते हैं, अन्य क्रियाएं जो पंचकर्म की हैं वो कर सकते हैं। इसमें भी लंघन, पाचन, दीपन, औषधियों का सेवन, क्षारवस्ती, सैंधवादी तेल की अन्वासन वस्ती और पंचकोल औषधियों का सेवन, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटूनि च विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैंधवादेन अनुवासस्या क्षारवस्ति प्रशस्यते आमवाते पंचकोल सिद्धम पानान्नम मिश्रिते रूक्षा स्वेदो विघातव्यो बालुका पुटकैस्तथा। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सबसे पहले पेशेंट को दीपन पाचन हेतु, आम पाचन हेतु, क्योंकि आम में आम मुख्य है, आम वात में आम मुख्य है, तो उसमें आपको सबसे पहले पंचकोल काढ़े का सेवन खाली पेट में दोनों टाइम 30 ml कम से कम 7 दिन तक कराएं, जिससे आम का बरोबर पाचन हो जाए। आम पाचन के बाद फिर आभ्यंतर स्नेहपान करें मूर्छित तिल तैल से या त्रिफला घृत से। इसमें थोड़ा से सेंधो नमक मिला लें, और इसका आभ्यंतर स्नेहपान मैंने कल बड़ा डिटेल में बताया था कि स्नेहपान आपको कैसे कराना है। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त हो जाए तब 3 दिन स्वेदन करें, और उसके बाद विरेचन करा दें। विरेचन में एरंडमूल जरूर डालें। एरंडमूल 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, अमलतास 20 ग्राम और त्रिव्रत 20 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 100 ml, और 40 ml इसमें कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम, और संसर्जन क्रम करने के पश्चात फिर क्षारवस्ती देना चाहिए। क्षारवस्ती में वैतरणी वस्ती और एक पंचकोल क्षारवस्ती, ये हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया ये दोनों वस्तियों में, तो निश्चित रूप से पंचकोल क्षारवस्ती में ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। तो ये वस्तियाँ फिर आपको देना है। अगर आप वैतरणी वस्ती देते हैं तो उसमें चिंचा का प्रयोग किया जाता है। चिंचा करीब 30 ग्राम ले लीजिए, और 30 ग्राम ही गुड़ ले लीजिए। इनको भिगो कर रख दीजिए। प्रातःकाल इसको अच्छी तरह मसलिए, छानिए गर्म पानी में, लगभग 300 ml ये द्रव प्राप्त कर लीजिए। फिर इसमें गोमूत्र, यवक्षार, सैंधवादी तैल आदि मिला करके वस्ती वैतरणी वस्ती दी जाती है। दूसरा, पंचकोल क्षारवस्ती में पंचकोल के द्रव्य ले लीजिए करीब 200 ग्राम। उसमें अम्लवेतस भी 20 ग्राम डाल दीजिए, क्योंकि हम यहाँ चिंचा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्षारवस्ती हैं उसमें अम्ल द्रव्य जरूर होता है। तो पंचकोल के द्रव्य 200 ग्राम और करीब 20 ग्राम अम्लवेतस डाल करके काढ़ा बना लीजिए 300 ml। फिर इसमें 50 ml गोमूत्र, 50 ml सैंधवादी तैल और यवक्षार 5 ग्राम डाल करके विधिवत बस्ती दीजिए। ये है पंचकोल क्षारवस्ती। किताब में, मेरी किताब में सब डिटेल है। तो ये दोनों बस्तियां बहुत श्रेष्ठ हैं।
तो पंचकर्म में विरेचन करने के पश्चात फिर ये क्षार वस्ती आप दें। बीच बीच में सेंधवादी तेल की अनुवासन वस्ती आप आम बात में दे सकते हैं। जैसे आपने काल वस्ती क्रम दिया या योग वस्ती दी, कम से कम काल वस्ती तो देना चाहिए 16 वस्तियों का। तो प्रथम दिन सेंधवादी तेल की अनुवासन 30 ml, उसके बाद फिर अनुवासन दीजिए और फिर आस्थापन अनुवासन ऐसा 6 तो 6 दूनी 12 और 1 13, लास्ट में 3 अनुवासन सेंधवादी तेल। इस तरीके से ये कालवस्ती क्रम है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये सब प्रारंभिक अवस्था में जो कार्य पंचकर्म का कर रहे हैं उनके लिए है। कालवस्ती कर्म योग वस्ती, जो अच्छा चिकित्सक है, विद्वान चिकित्सक है, तो अपने हिसाब से वो तय कर सकता है कितनी अनुवासन देना है, कितनी आस्थापन देना है। क्योंकि कई बार जैसे कृमि रोग है, प्रमेह रोग है, स्थौल्य रोग है, इसमें लगातार निरूह वस्ती ही देना चाहिए, अनुवासन वस्ती इसमें निषिद्ध है। लेकिन अगर वायु वृद्धि के लक्षण मिल जाते हैं तो बीच बीच में अनुवासन आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से पंचकर्म की चिकित्सा, और इसके बाद फिर औषधि या साथ साथ में औषधि, क्योंकि आम बात में रोगी को बहुत तकलीफ होती है, तो फ्रॉम फर्स्ट डे आपको संशमन औषधियाँ प्रारंभ कर देना चाहिए। सबसे बढ़िया योग है आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, बृहद्वा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। ये दिन में 2 बार शहद के साथ पेशेंट को चटाएं। सिंहनाथ गुगुलू, महायोगराज गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को आप सेवन कराएं। तो ये लगातार औषधियाँ दें। दूसरा एक और मैं हमेशा प्रयोग करता हूँ, हमारे डॉक्टर नवीन जोशी जी जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनका रिसर्च सब्जेक्ट ही था वर्धमान एरण्य तैल। आम बात में वर्धमान एरण्य तैल का प्रयोग प्रारंभ दिन पहले 5-6 दिन आप दीपन पाचन दे दीजिए पंचकोल काढ़ा, और उसके पश्चात 5 ml से आभ्यंतर एरण्य तैल लेना चालू करिए प्रातःकाल खाली पेट में। 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40 ऐसा बढ़ाते जाइए। 50 ml या 100 ml तक आप बढ़ा सकते हैं। ये देखते जाएं कि पेशेंट को मल प्रवृत्ति कितनी बार हुई। यदि दिन में 5-6 बार होने लगे तो वहाँ से बंद करके फिर कमाना चालू। जैसे 50 ml में 5-6 बार टट्टी होना चालू हो गई तो फिर 49वें दिन से कम करना चालू कर दीजिए। तो इस तरीके से कल्प विधि के द्वारा एरण्य तैल के द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे नवीन जी जोशी हैं, उन्होंने ये कार्य किया है। तो ये भी प्रयोग आप कर सकते हैं। एक देसी नुस्खा है जो कि बहुत उपयोगी है। कई बार ऐसी जगह हम होते हैं कि सभी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो एरंड बीज उसका छिलका छील दीजिए, 6 से 7 नग इसको घी में भूंस दीजिए और प्रातःकाल खाली पेट में इसका पान कराइए प्रतिदिन इसको घृत में भूंजना है। वही घृत दूसरे दिन भी काम में आप ले सकते हैं। तो ये भी बड़ा उपयोगी है। इसके अलावा महारासनादिक्वाथ 30 ml और 10 ml एरंड तैल डाल करके दोनों टाइम इसका सेवन करें। इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें प्राप्त होते हैं। तो ये आर्य के बारे में मैंने बताया आपको, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तृप्ति सिंघल जी ने पूछा है एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, यह भी ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून हमारे शरीर के विरुद्ध ही काम करने लगता है, तब एंकिलोसिंग नाम की बीमारी होती है और यह भी बहुत कष्ट साध्य व्याधि है, बड़ी आराम से ठीक नहीं होता है। इसमें स्पाइन, सैक्रल रीजन, ग्रीवा के पृष्ठभाग और तृक संधि ज़्यादा प्रभावित होती है और पेशेंट को बहुत ही तकलीफ होती है। ऐसे में प्रारंभ में आप पंचकोल काढ़ा दे देवें 5-7 दिन, और फिर पंचकर्म का ट्रीटमेंट करना है इसमें। तो इसमें आप ग्रीवावस्थी, पृष्ठवस्थी और कटिवस्थी, इन दोनों का प्रयोग पेशेंट में कर सकते हैं। उसके बाद पत्रपिंड निषेध,
पत्रपिंड श्वेत इसके लिए बहुत उपयोगी है। उसके बाद नाड़ी श्वेत कर लें और इससे निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। वस्ती में माधु तैलिक वस्ती बहुत उपयोगी है। माधु तैले समय स्यातां क्वाथा एरण मूलजाः पलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवश्च फलेन एकेन संयोक्तः खजेन चा विलोडितः देयः सुखोष्ण बीजा माधु तैलिक संज्ञकाः। ये बड़ी उपयोगी वस्ती है, इसमें आप दीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन रस 125 मिलीग्राम, इसकी यह एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 3 या 4 पुड़ियाँ सुबह शाम को पेशेंट को देना चाहिए। दूसरा, इसमें एक्सरसाइज बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, पृष्ठ की एक्सरसाइज, कटी की एक्सरसाइज, ये धीरे धीरे पेशेंट को कराना चाहिए। पत्रपिंड और जो हमने ग्रीवा, पृष्ठ और कटिबस्ती बताई, इससे स्नेहता बढ़ती है, क्योंकि स्तंभता आ जाती है संधियों में, और स्तंभता आने से पेशेंट जो है आगे की ओर झुक जाता है। कई बार लेटरल बेंडिंग भी हो जाती है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। काइफोसिस और स्कोलियोसिस भी ऐसे पेशेंट में मिलता है और काफ़ी दर्द पेशेंट में होता है। तो इसको विधिवत आप अभ्यंग करके और कटिबस्ती, पृष्ठबस्ती दे करके निश्चित रूप से आप पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं। ज्योति चंद्राकर ने HLA-B27 टेस्ट के बारे में पूछा है। पॉजिटिव होने पर ये क्या? इसको ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 कहा जाता है। इसके पॉजिटिव होने से एवरेज रिस्क होता है डेवलपिंग और हैविंग दी सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, इसमें प्रमुख है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रमुख है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो कि होता है। ऑटोइम्यून के गलती से हमारे शरीर के विरुद्ध या शरीर में जो हेल्दी टिश्यू हैं उनके विरुद्ध ऑटोइम्यून काम करना चालू कर देता है, तब इस प्रकार की व्याधियां होती हैं और इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता है। प्रारंभिक लक्षणों में जॉइंट पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग, स्पाइन, नेक, चेस्ट में वेदना, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों में दर्द और सूजन, यूरेथ्रा, स्किन लीजन भी हो सकते हैं, और रिकरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, ये लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। तो जो ये टेस्ट है जिसका नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट, खास तौर से ऑटो इम्यून डिस्टर्ब की वजह से जो व्याधियाँ होती हैं उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। 44 सिंह ने, इन्होंने वैतरणी बस्ती के बारे में पूछा है कि भोजन के बाद क्यों दी गई है। तो वास्तव में यह एकमात्र वैतरणी बस्ती है जिसको वंगसेन ने वर्णन किया है, भोजन के बाद देना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। मेरे हिसाब से इसमें कोई तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं है, इसलिए संभवतः भोजन के बाद देने के लिए निर्देश दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली हर कोई खाली पेट ही इसको देता है और उसमें ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आप खाली पेट दें, सिद्धांतों के विपरीत हमको नहीं जाना चाहिए। विकास चौधरी, यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, फीमेल पेशेंट है, उनका 75 ईयर्स उम्र है। इसमें क्या करें? तो जेंट्स में तो बड़ा इजी है, मैंने कई बार बताया है कि उत्तर बस्ती देने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, लेकिन इसमें भी उत्तर बस्ती आप दे सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ 2 अंगुल ही अंदर डालना है मूत्र संस्थान में, और इसमें दशमूल तैल का प्रयोग बड़ा उपयोगी होता है। तो उत्तर बस्ती इसमें भी, ऐसे पेशेंट में भी दिया जा सकता है। लेकिन पेशेंट तैयार ना हो तो एक तो सौंफ का पानी पूरा दिन भर पिलाएं, वही पानी पीना चाहिए। इसके बाद तृणकांत पिष्टी रस, शोथारी लोह, श्वेत परपटी, ये 250 मिलीग्राम लेकर के दिन में 3-4 बार शहद के साथ पेशेंट को खिलाएं। इसके अलावा गोक्षरादि गुलू जो आप देते ही होंगे, पुनर्नवार्क, पुनर्नवारिष्ट,
मूत्रल पदार्थ, डायूरेटिक चीज़ें पेशेंट को लगातार देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आराम प्राप्त होता है और स्ट्रक्चर जाता रहता है। तली वाली चीज़ें, गर्म चीज़ें जिसमें उष्णता ज़्यादा हो, मिर्ची ज़्यादा हो, बेसन ज़्यादा हो, ऐसे द्रव्यों का सेवन न कराएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई थी, अब शायद प्रारंभ हो गया है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके सामने रखे। अब आइए, हमारे जो सम्मानित चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उनका भी नाम मैं लेना चाहूँगा। मैं जो नाम लेता हूँ, जिनके मैसेज आते हैं उनका ही नाम है, मैं कोई अलग से नाम इसमें नहीं लेता हूँ। डॉक्टर आशुतोष कुमार, डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर पंकज शुक्ला, डॉक्टर विकेश महाजन, डॉक्टर संदीप शुक्ला, भारिश पांडे, ये हमारे बड़े अच्छे विद्वान आदमी हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। बलविंदर सिंह, रेखा वर्मा, सोनल पटेल, संजय जी, संजीव कुमार जी, सुनील रातौरी, तृप्ति सिंघल, प्रमोद कटारिया, प्रशांत ससाने, मनोरंजन साहू, मनदीप शुक्ला जी, विजय सैनी, आनंद आयुर्वेद वाले, ज्योतिबाला डामोर, स्वाति त्यागी जी, संध्या पांडे, विकास चौधरी जी, आरबी प्रजापति, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, आप लखनऊ में हैं, प्रैक्टिस करती हैं। परेश मन्या जी, अरुण शर्मा जी, रजनीश शर्मा, अदिति त्रिपाठी, आयुष दर्पण वाले हमारे नवीन जी, आशीष कुमार, एल बंसोड़, अमित सिंह, दत्त गायकवाड़, गौरव जी, सरोज चौधरी जी, इंद्रजीत सिंह, सोनल पटेल और मनोरंजन साहू ये कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। आप सबको बहुत ही शुभकामनाएं, हार्दिक धन्यवाद। इसी प्रकार आप कार्यक्रम से जुड़े रहें। अब आइए, कुपोषण जन्य व्याधियों पर चर्चा चल रही है। इसको हम बेरी के नाम से जानते हैं। ये रोग, ये खास तौर से B1 विटामिन की कमी, डिफिशियंसी की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम थियामिन डिफिशियंसी भी कहा जाता है। B1 की कमी से, B12 भी इसमें कम हो सकता है, लेकिन B1 मुख्य रूप से इसमें कम हो जाता है, डिफिशियंसी हो जाती है, तब बेरी रोग की उत्पत्ति होती है। बेरी रोग भी कुपोषण के कारण फैलता है। पूर्व काल में यह रोग विश्व भर में पाया जाता था, परंतु वर्तमान समय में यह रोग कम मिलता है। इस रोग से ग्रस्त रोगी धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक विकारों से ग्रस्त रहते हुए चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। कभी कभी चिकित्सा समय पर न मिलने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए सावधानी से पेशेंट को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। निदान: ऐसे व्यक्ति, ऐसा समुदाय जो छिलका हटाकर पॉलिश किए हुए चावल का अधिक सेवन करता है, उनको ये रोग जल्दी आक्रांत करता है, क्योंकि छिलके में विटामिन B1 रहता है, वो हटा करके खाते हैं और उससे रोगी को नुकसान या व्यक्ति को नुकसान होता है। संतुलित भोजन का अभाव: आहार में दालें, अनाज, सब्जी आदि पर्याप्त मात्रा में सेवन न करना। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, जिसके कारण विटामिन B का अवशोषण नहीं हो पाता। कुछ विशेष रोग जैसे जीर्ण अतिसार, इसके कारण भी विटामिन B1 प्रभावित होता है। बेरी दो प्रकार का होता है, एक ड्राई बेरी और दूसरा होता है वेट बेरी। ये दो प्रकार का जाना जाता है। आइए ड्राई बेरी के लक्षण थोड़ा से समझ लेते हैं। इसमें मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। इरिटेबिलिटी पेशेंट में रहती, चिड़चिड़ापन, पेशेंट को थकावट,
और इमोशनल डिस्टर्बेंस, हेडेक, पॉलीन्यूराइटिस, टेंडरनेस इन काफ मसल्स। कई बार आपने देखा होगा मसल्स में टेंडरनेस होती है तो हम वातव व्याधि समझ करके वायव्यंग और सूजन कराते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में ध्यान देना चाहिए कि B1 तो कम तो नहीं हो गया, डिफिशियंसी तो नहीं है, उसको देने से ठीक हो जाएगा। डिफिकल्टी इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, जब वो उठता बैठता है चलता है तो बड़ी कठिनाई होती है उसको। भूख बहुत कम लगती है, पुअर एपेटाइट, हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता है पेशेंट। इंडाइजेशन, शरीर की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, फलस्वरूप वो कृष्णता का शिकार पेशेंट हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, पतला रोगी हो जाता है। दूसरा बेरीबेरी है वेट बेरीबेरी। इसके लक्षण है, इससे हृदय से संबंधित ज़्यादा लक्षण होते हैं, कार्डियक अटैक भी आ सकता है ऐसे पेशेंट को। धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन, ट्रैकीकार्डिया, पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है, डिस्निया, चलने में श्वास की वृद्धि, ऑडिमा, पैरों में ऑडिमा हो सकता है, और पैरों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से चलने में कठिनाई हो सकती है, वेदना होती है। चिकित्सा न करने पर कार्डियोमेगैली, त्वचा में शीतलता की अनुभूति, ऐसे लक्षण तमाम रोगी में वेट बेरीबेरी में प्राप्त होते हैं। आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। तो इसमें निदान परिवर्जन, जो कारण बताए हैं उसका त्याग करना चाहिए। मशीन से छिलका निकाला हुआ चावल का प्रयोग बिल्कुल न करें, पथ्य का पालन करें और पूर्ण विश्राम करना चाहिए। इसमें गोदंती 250 मिलीग्राम, मुक्तापुराल पंचामृत 60 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, ये एक पुड़िया है। ऐसी दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ देना चाहिए। दूसरा रसौषधि योग है मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, गिलोय सत्य 250 मिलीग्राम और पुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, ये मिलाकर के च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 या 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। चूर्णों में पुष्कर मूल, अर्जुन और गिलोय, पुष्कर मूल, अर्जुन और गिलोय बराबर मात्रा में लेके बारीक चूर्ण, कपड़ चूर्ण तैयार कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार इसका सेवन कराएं। इसके अलावा अश्वगंधा और मुलैठी चूर्ण, ये भी बड़ा फायदेमंद है। अश्वगंधा 100 ग्राम, मुलैठी 100 ग्राम बारीक चूर्ण कर लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार पेशेंट का सेवन कराएं। इसके अलावा आमलक्यादि रसायन, ये चूर्ण के रूप में आता है, ग्रेन्यूल्स में भी आते हैं, ये भी 1 चम्मच सुबह शाम दुग्ध के साथ सेवन कराएं। आसो अरिष्ट में अर्जुनारिष्ट 10 ml, अश्वगंधारिष्ट 10 ml, 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। दीपन पाचन के लिए, शक्तिवर्धक के लिए द्राक्षासो 4 चम्मच द्राक्षासो, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। तो 15 दिन आप अर्जुनारिष्ट अश्वगंधारिष्ट दें और 15 दिन फिर द्राक्षासो दें। इसके साथ साथ पेशेंट में सर्वांग अभ्यंग बहुत लाभदायक होगा। सर्वांग धारा करें तो, क्योंकि कृष्णता आ जाती है तो सर्वांग धारा करने से रोगी में लाभ मिलता है। षष्टिकशाली श्वेत भी इसमें उपयोगी होता है। षष्टिकशाली श्वेत जो 60 दिन में पैदा होने वाला चावल है, उसको बलामूल, अश्वगंधा, शतावरी काढ़े में और दुग्ध में पका करके पोटली बना के सेक की जाती है, इसको षष्टिकशाली श्वेत कहते हैं। इसका विस्तृत विवरण आप किताब में देख सकते हैं। अश्वगंधा बला तेल से अभ्यंग करना चाहिए। वस्तियों में सिद्ध वस्ती, रसायन वस्ती और माधुतैलिक वस्ती, सिद्ध वस्ती, रसायन वस्ती और माधुतैलिक वस्ती का क्रमशः 7-7 दिन प्रयोग करें। नस्यकर में अणुतैल का प्रयोग या इंद्रिय वर्धक तैल का 4-4 बूंद सुबह शाम प्रयोग करें। अब आइए पथ्य में गेहूं, यव, चावल, मूंग, उड़द, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, अंडे, टमाटर, पपीता, परवल और पालक, इनका अधिक सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। बस ये ध्यान रहे कि मशीन के द्वारा निकला हुआ छिलका
का जो चावल आता है उसका सेवन बिल्कुल ना करें। और ये जो मैंने बताए, गेहूँ, जौ, चावल, गुड़, मूंग, उड़द, चना, मटर, अरहर, सोयाबीन, अंडा, टमाटर, पपीता, परवल, पालक आदि का अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे बेरी रोग आपको नहीं ग्रसित करेगा, ऐसा पेशेंट को समझाए देना चाहिए। चलिए आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अभी कुपोषण जन्य व्याधियों का क्रम चल रहा है। फिर हमारे कई चिकित्सकों का कहना है कि जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में कार्य होता है वो दो कारणों से, एक तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम और दूसरा जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनके जो हार्मोन्स हैं उनके द्वारा हमारा शरीर नियंत्रित होता है। तो ये कुपोषण जन्य व्याधि के बाद फिर हम लोग डक्टलेस जो ग्लैंड्स हैं जैसे कि थायराइड है, पैराथायराइड है, इनके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके कार्य क्या है, इनकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। चलिए कल फिर आपसे इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय आयुर्वेद।